शुरू करते हैं आज का चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा रहने वाला है क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में बनते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको जितनी भी वीडियोस होंगी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी और पेपर से पहले हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होंगे, बहुत ज़्यादा कम पेजेस में होंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी के नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए जैसा कि हमने पहले चैप्टरों में पढ़ लिया है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी कि जहाँ जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, मतलब इंसानों के लिए यहाँ पे जीवित रहना बहुत ज़्यादा संभव है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो भी तत्व हैं जैसे भूमि है, जल है, हवा है, पृथ्वी है, ये सब यहाँ पर क्या है, मौजूद है। पृथ्वी की सतह पर ऐसी पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो ठोस भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे भूमंडल कहा जाता है, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। गैस की परतें पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, कई सारे गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखी हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जल मंडल में कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ के रूप में, जल एवं जलवाष्प के रूप में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल और जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो स्थल, जल और हवा को मिलाने से जीवमंडल बनता है जहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है ये। नीचे बढ़ते हैं, भूमंडल क्या है। देखिए भूमंडल, पृथ्वी के जो ठोस भाग है उसको हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसी को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, यानी कि जो भूमंडल है वो पृथ्वी की चट्टान एवं मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। यहाँ पे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है पृथ्वी को। पहला स्थलीय भूभाग जिसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशय को महासागरीय यानी बेसिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 भागों में हम पृथ्वी की सतह को बांटते हैं, पहला महाद्वीप और दूसरा महासागर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे चित्र 5.1 में दिखाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से। देख, यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से कुछ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो ये जो महासागर आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे हम माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो समुद्र के तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, यानी कि सबसे गहरा जो भाग है वो महासागर, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कि मेरियाना गर्त का जो गहराई है वो कितनी है, पेपर में पूछा जाता है। और जो सबसे गहरा भाग है विश्व का, वो भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। चलिए बढ़ते हैं महाद्वीप की तरफ, देखते हैं। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं महाद्वीप के अंदर से। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। जल राशि के द्वारा एक दूसरे से ये अलग है, मतलब जल के द्वारा ये एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कहलाते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल का बहुत बड़ा भाग आपको देखने को मिलता है महाद्वीप के रूप में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा आपको पता है कि एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पूरब की ओर ये क्या है, स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो इस महाद्वीप से कर्क रेखा होते हुए गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से एशिया को अलग करता है। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया को जोड़ते हैं तो यूरेशिया बनता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं, तो यूरेशिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे देखते हैं, नीचे है आपका यूरोप।
यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, यह एशिया से काफ़ी छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा वृत्त इससे होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से यूरोप जो है वो पानी से घिरा हुआ है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप, तो ये तो अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है आपका, अफ्रीका है, जो कि विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है विषुवत वृत्त की वो मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिसमें होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो पेपर में पूछता है कि तीनों मतलब ऐसी कौन सी 3 रेखाएं हैं जो एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, या अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी 3 रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आपका कर्क, विषुवत और मकर, ये 3 रेखाएं ऐसी हैं। तो पेपर में पूछता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। आपको पता होगा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान और सबसे बड़ा भी रेगिस्तान जो है, जो सहारा रेगिस्तान है, वो कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे है यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो समुद्र और महासागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। विश्व की मानचित्र को जैसे देखने पर वो पता चल जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील है वो भी कहाँ से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। बड़ी नदी नहीं इसे बोलेंगे, इसे हम लंबी नदी का दर्जा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो लंबी नदी जो है वो नील नदी है जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। और आगे है यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन भागों से होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन है आपके लिए बनता है। तो ये अगर आप देखिएगा इसके किस भाग से होकर गुजरती है अफ्रीका के, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। मैं आगे आपको बताऊंगा जब पॉइंट्स आपको करवाऊंगा तब। यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, वो स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, तो पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये एक संकरित स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप जो है ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका का ज़्यादातर जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है, तो ये पेपर में बनता है क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम कहते हैं एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसे का नाम है एंडीज, जो कि दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन नदी है, लंबी नहीं बड़ी नदी का अगर नाम पूछता है तो ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और इसका जो नाम है वो अमेजन है, ठीक है। छोटे महाद्वीप देखो यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आगे, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महासागर और मतलब जो समुद्र है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है कि पेपर में कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। अगला है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है, जैसे भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं जिनके नाम है मैत्री तथा भारती। अंटार्कटिका काफ़ी ठंडे होने की वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो स्थायी मानव हैं वो निवास नहीं करते हैं, न की मात्रा में रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटी बर्फ़ की परतें देखने को मिलती है। और ये जो महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, जलमंडल क्या है। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर 31% का जो भाग है वो जल है तथा 29% भाग जो है वो स्थल है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जल मंडल
महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदी, भूमिगत जल एवं वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होती हैं। तो जलमंडल के अंदर महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदी और जो भूमिगत पानी है वो वायुमंडल की जो जलवाष्प सभी सम्मिलित इसके अंदर होती हैं। आपको पता होगा कि जल का 97% से अधिक भाग, यानी 97% से अधिक भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा पानी है एवं इतना अधिक खारा होता है कि मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता, यानी इतना ज़्यादा खारा है कि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और जो बचा हुआ जल है वो बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों में हिम नदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जो बचा हुआ 3% पानी है वो हमारा बर्फ़ व परत एवं हिम नदी के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, जो कि पीने योग्य पानी होता है, जो मनुष्य के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो इसी कारण हम लोग नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 97% जो पानी है वो क्या है, लवणीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महासागर में। महासागर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जो है वो जल मंडल का ही एक मुख्य भाग है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जो कि ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल को 3 मुख्य गतियाँ हैं। छोटे आकार के आधार पर क्रमशः इसे 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। तो यहाँ पे 5 महासागर क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सबसे बड़े आकार के हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है और आर्कटिक महासागर है। तो ये आप याद रखिएगा। और महासागर की कुछ गतिशील रहता है जिसे हम बोलते हैं तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और कुछ महासागरीय धाराएं। ठीक है, इसको 3 मुख्य गतियां इसकी होती हैं। तो ये भी आप याद रखें कि 3 मुख्य गति कौन कौन सी, तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होती है और महासागरीय जो धाराएं होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, मतलब 1/3 भाग सिर्फ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है वो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में ही क्या है, पाया जाता है, स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्त के समान है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। यानी आप समझ रहे होंगे, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, इन्हीं के चारों ओर ये प्रशांत महासागर जो है स्थित है। आगे देखते हैं, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, तो दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है उसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। प्रशांत महासागर जो है वो वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। तो पश्चिम में अगर देखे जाए तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका देखने को आपको मिलेगा, और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसकी जो तटीय रेखा है वो बहुत ज़्यादा दंतुरित है। यहाँ पे आपको देखिए दिखाया भी गया, ये देखिए, ये जो है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा दंतुरित भी है। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया बनाकर, नाम भी लिखा हुआ है। आगे देखिए, यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त महासागरों में नाम देखा जाता और आता है। तो ये पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है कि व्यापार की दृष्टि से कौन सा महासागर सबसे व्यस्त माना गया है, तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे देखिए, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है आपका एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी कि हिंद महासागर का जो नाम है वो भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका, यानी उत्तर की ओर अगर आप देखें तो एशिया है और पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो अफ्रीका, तथा पूरब में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, तो इसके त्रिभुजाकार है, इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और तथा पूर्व में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिंद महासागर। अब आइए दक्षिण महासागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। दक्षिण महासागर अटलांटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है।
ठीक है। अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो यह महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी महासागर है वो आर्कटिक महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, मतलब चारों ओर से वो घेरा हुआ है दक्षिणी महासागर ने। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आर्कटिक महासागर, अगला बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में ये स्थित है, मतलब उत्तर के जो ध्रुव है उसमें ये स्थित है। ये जो महासागर है उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये चारों ओर क्या हुआ है, फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिलले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो छिल्ले ये नाम याद रखना है, जिसे बेरिंग जल संधि, तो पूछ सकता है कि बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों के बीच मतलब है, तो आप बता सकते हैं कि आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो आप ये होप आपको समझ में आ गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे बेरिंग जल संधि ये आपको पूछ भी सकता है, तो आर्कटिक महासागर से रिलेटेड आप इसको याद रखिएगा। इसको आप रिवीजन करेंगे या मेरी बातों को सुनेंगे कान में, तो भी आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसके नोट्स भी आप बना लीजिएगा साथ के साथ, वरना पेपर से पहले मैं आपको इस सारे नोट्स जो है छोटे छोटे फॉर्म में आपको कराऊंगा। अभी मैं आपको ये विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड जो है मालूम चल सके कि इस चैप्टर एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सी बात है, वायु की जो पतली परत होती है ये ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायु की जो पतली परत है ये ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। तो वायुमंडल ही हमें एक ऐसा वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता भी है, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल को घटक, तापमान व अन्य आधार पर हम 5 परतों में क्या करते हैं, वायुमंडल को बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहला देखते हैं शोभमंडल। पहला आपका शोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और रिवाइज करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है वायुमंडल मुख्य ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो वायुमंडल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है और नाइट्रोजन देखने को मिलता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा को 99% भाग है। मतलब साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है वो 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब हम ऑक्सीजन तो हम सांस लेते ही लेते हैं, लेकिन हमारी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में, लेकिन अब समय के अनुसार अब इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे गर्मी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे देखिए, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई को अवशोषित करती है, जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है। तो जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना गया है और इसका होना भी जरूरी है। ऊंचाई के लिए साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल जो है उसमें घनत्व आता है, यानी कि उसमें कमी देखने को मिलती है। घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पर अगर देखिए तो सबसे अधिक इसका घनत्व देखने को मिलता है।
तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं यह तेज़ी के साथ घटता चला जाता है। ठीक है, घटता चला जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, यानी कि सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं तो जितना ऊपर जाते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जिससे कि उनकी सांस की जो कमी है वो पूरी हो सके। आगे देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ देखिए, ये आपको कुछ चित्र के द्वारा दिखाया गया है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं पूरा जो है। ठीक है, ये आपका स्थल मंडल है। ठीक है, ये आपका जलमंडल है, और इन सबको जब दोनों को हम मिलाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे आते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, तो वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है, ना कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो ये जो देखने को मिलता है हमें तापमान में डिफरेंसेस जो देखने को मिलता है अंतर, तो ये एक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के देखने को मिलता है। चलिए आगे आते हैं। जीवमंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीवमंडल, इसे हम देख लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारी आकार में पाई जाती है। तो जीवमंडल के अंदर जहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत एवं पादप जगत। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो लकड़ी खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग भी मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अगर हम लकड़ी और खेती के लिए अगर वनों को काट दें, लकड़ियों को काटें खेती करने के लिए, तो वनों का जो कटाव है उससे ढलुआ भाग मिट्टी जो है उनका कटाव तेजी से होने लगेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। इससे क्या होता है कि भाई इससे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे भूकंप, परिवर्तन होता है, आपदाएं आती हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं होता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है उसके बाद। ठीक है, तो ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, हमें इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है आपको ऊपर। उद्योग जो है, तापीय विद्युत संयंत्र है, गाड़ियों का जो धुआं है वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को जितना चाहिए उतना ही सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें चीज़ चाहिए। ज़्यादा अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो पृथ्वी पर गर्मी ताप में वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी के लिए खतरा पैदा होगा। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। ठीक है, ताप में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को हमें सीमित उपयोग की आवश्यकता है, यानी कि कम से कम हम इनका दोहन करें। जितना ज़्यादा दोहन करेंगे पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी, और उसी के चलते पृथ्वी के ऊपर जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और मनुष्य के लिए खतरा साबित होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन, जैसे पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम ये भी बताया है। ये जितने क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा था। मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, 27 और 63 कुछ करके मैंने आपको बताया था, तो वो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। नीचे बढ़ते हैं। सही उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन के आंसर सारे मिल जाएंगे कि कौन से पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ये पेपर में आया हुआ है। तो यूराल पर्वत जो है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़े हुए हैं, तो स्थल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा पाई जाती है।
पृथ्वी को कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो देखिए वायु और जल तो है नहीं, तो स्थल मंडल है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है लेकिन स्थल मंडल है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आप कुछ पूछना है, ये चैप्टर मैंने बहुत जल्दी ख़त्म करवाया है, आपको जितना मैंने बोला है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। आप उसी को 2 से 3 बार हमारी वीडियो देखिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और पेपर से पहले हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बिल्कुल छोटे, मतलब 15 से 20 पन्नों के अंदर आपका ये पूरा का पूरा जो 6th क्लास का चैप्टर वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको विस्तार से पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छा गेन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।